आज हम करेंगे क्लास 8 से चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडिंग कंपनी बन के आई और धीरे धीरे उन्होंने जो है अपना राज पूरे हमारी जो इंडिया है उसमें करना स्टार्ट कर दिया। तो यह कैसे हुआ कि एक ट्रेडिंग कंपनी जो है हमारे देश में इतनी पावरफुल बन गई कि उसने जो है पूरा राज जो है हमारे देश के ऊपर कर लिया। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं औरंगजेब क्या था, हमारा एक लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर्स था। इसके बाद भी मुग़ल रूलर्स, ऐसा नहीं है कि मुग़ल एम्पायर औरंगजेब के बाद ख़त्म हो गया। इसके बाद भी बहुत सारे मुग़ल रूलर्स आए, लेकिन वह इतने इफ़ेक्टिव नहीं थे जितना औरंगजेब था। औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा पार्ट जो है कैप्चर कर पाया और एक कंट्रोल रखा, लेकिन जो इससे आगे वाले मुग़ल एम्पायर के जो रूलर्स थे वो इतना जो है उनके अंदर इतना माइंड नहीं था कि किस तरीके से अपनी जो टेरिटरी है उसको बचाना है। ऐसा होता है। तो लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर क्या होता है, औरंगजेब होता है। औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में और उसके बाद क्या होता है, हमारे इंडिया जो होता है ना, छोटे छोटे पोर्शंस में अलग अलग जो है क्या बोलते हैं, गवर्नर्स जो हैं वो राज करने लग जाते हैं। एक तरीके से लोकल रूलर्स जो हैं वो अलग अलग पोर्शन में राज करने लग जाते हैं। देखते हैं किस तरीके से जो है इसमें एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिशर्स आते हैं और कैसे हमारी जो टेरिटरी है उसको एक्वायर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो किस तरीके से ये होता है, चलिए इस चैप्टर में देखते हैं। 1600 की बात है। 1600 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी होती है जो कि कहाँ की होती है, यूरोप की कंपनी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि है अपनी जो रानी होती है क्वीन एलिजाबेथ, उससे उन्हें एक चार्टर मिलता है। चार्टर क्या होता है कि यूरोप से कोई भी दूसरी कंपनी यहाँ पे इंडिया में नहीं आ सकती। सिर्फ जिसको चार्टर मिला है जो कि है ईस्ट इंडिया कंपनी, वही आके ट्रेड कर सकती है। तो यह है जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, यह अपनी महारानी से क्या लेती है, चार्टर लेती है और कहाँ आती है, इंडिया में ट्रेड करने। उसको कैसे पता लगता है बच्चों, ये आप इस मैप में देखिए, यहाँ पे एक रास्ता है केप ऑफ गुड होप का। ठीक है, पहले इस रास्ते का किसी को पता नहीं होता। ठीक है, जो हमारा वास्को डी गामा होता है, पोर्तुगीज़ 1498 में जो आते हैं, उसमें वास्को डी गामा ने इस रास्ते की खोज की थी कि यहाँ से एक कंट्री है इंडिया, जहाँ पे बहुत अच्छे स्पाइसेस मिलते हैं, बहुत अच्छा एक ट्रेड का ऑप्शन है। धीरे धीरे जितने भी यूरोपियंस होते हैं उनको इंडिया के बारे में पता लग जाता है। ठीक है, तो इंडिया के बारे में जब इन्हें पता लगता है तो इनको लगता है कि इंडिया में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया में एक तो हमें बहुत अच्छे स्पाइसेस मिल जाते हैं, ठीक है, और एक जो हमारा कॉटन है, सिल्क है, ये बहुत अच्छा मिल जाता है। लेकिन जब वो आती है तो वो क्या देखती है, यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिशर्स जब आते हैं तो वो क्या देखती हैं कि उनसे ही पहले पोर्तुगीज़, फ्रांस और डच जो है वो आ चुके होते हैं। मैंने क्या बताया, सबसे पहले कौन आते हैं, पोर्तुगीज़ आते हैं, 1498 में आते हैं। और इसमें जो पहला इंसान होता है जो कि आता है वहाँ से, वो कौन होता है, वास्को ड गामा। ठीक है, और उसी ने इस सी रूट को ढूंढा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे जब आई है, इतनी सारी कंपनीज़ जो हैं वो एक तरीके से आ गई हैं। तो जब ज़्यादा लोग, जब एक तरीके से बहुत सारी कंपनीज़ आ गई है तो उनमें क्या होना स्टार्ट हो गया, कंपटीशन। अब सभी सोच रहे हैं अब सभी को सेम ही सामान जाके कहाँ भेजना है, यूरोप में। ठीक है, तो अब क्या है, क्योंकि यूरोप में जो है बच्चों, इस जो हमारा पेपर, क्लॉव्स, कार्डमन, सिनेमन और जो कि सिल्क है, कॉटन है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। हमारा जो इंडिया है इसमें इतनी डिमांड नहीं थी। वो क्या करते थे, यहाँ से चीप रेट में लेकर जाते थे और अपने यूरोप में बहुत ही हाई प्राइसेस पे उसे बेचते थे, जिससे उनका बहुत अच्छा एक जो कमाई है वो होती थी। लेकिन जब इतनी सारी कंपनीज़ जो है वो सेम ही प्रोडक्ट की डिमांड कर रही है, तो इससे क्या है, वहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं वो उसका जो है प्राइस जो है वो हाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे जो कंपनीज़ हैं उनकी आपस में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। वो क्या करती हैं, जो उनके जो सी रूट होते हैं उनको ब्लॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या कर देते हैं कि रूट्स को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो जहाँ से वो जो रूट है जहाँ से सामान उनको यूरोप में भेजाना है, अगर वो रूट ही ब्लॉक हो जाएगा तो वो कैसे सामान भिजवाएंगे।
ठीक है, इस तरीके से छोटी मोटी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या होता है कि जो कंपनीज़ हैं ये आप अपना फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर देती हैं। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि वह दीवारें खड़ी कर देती हैं अपनी टेरिटरी के आसपास, कि इतना हमारा एरिया है, इस एरिया के बाहर कोई भी कंपनी जो है इस एरिया के अंदर और दूसरी कंपनी नहीं आएगी, हम ही यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ये एक तरीके से अब ऐसा होता है। अब ये है जो है कंपनी भूल जाती है कि हम जो यहाँ फोर्टिफिकेशन कर रही हैं हमारी जगह तो है नहीं, ये तो इंडिया वालों की जगह है। तो यहाँ के जो लोकल रूलर्स होते हैं इंडिया के, वह बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, परेशान होते हैं और उनको बहुत गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे कोई हमारी ही जगह पे बिना बताए हमारे फोर्टिफिकेशन कर सकता है। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी को यह सब पता लगता है कि इस तरीके से लोकल रूलर्स परेशानी खड़ी कर रहे हैं, सो वो सोचते हैं कि अब हमें पॉलिटिकली भी इंडिया के मामलों में दखल देना पड़ेगा ताकि हम अपनी जो ग्रोथ है उसको बढ़ा सके, अपना एरिया जो है ट्रेडिंग का बढ़ा सके। तो वह क्या करते हैं, एरिया वाइज सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले वह बंगाल में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। बंगाल में उनकी जो पहली फैक्ट्री खुलती है वह खुलती है हुगली नदी के किनारे 1651 में। एक तरीके से कंपनी के ट्रेडर्स का ये बेस होता है। यहाँ पे कंपनी के ट्रेडर्स को हमारा फैक्टर बोला गया है। ठीक है, फैक्टर्स आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उस जहाँ पे हुगली नदी के किनारे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली होती है, उस फैक्ट्री में वेयर हाउस भी होता है। वेयर हाउस मतलब गोदाम। उसमें वह क्या करते हैं, जितना भी सामान उन्हें यूरोप भेजना है उसको सेव करके रखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। अब जैसे जैसे उनका ट्रेड जो है, उनका व्यापार जैसे जैसे बढ़ रहा है, अब कंपनी राजी कर लेती है मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को भी कि वह कहाँ आए, उनकी फैक्ट्री के पास ही आ जाए, उनको मना लेती है। इसके अलावा वह क्या करती है, अपना पैसा खिला के ज़मींदारी राइट्स भी हासिल कर लेती है। 3 विलेजेस का ज़मींदारी राइट्स वह हासिल कर लेती है। ठीक है, जिसमें से एक होता है कैलीकट, जो कि बाद में कोलकाता के नाम से आज हम इसको जानते हैं। तो वहाँ पे वो ज़मींदारी राइट्स जो है वो हासिल कर लेती है। ज़मींदारी राइट्स का मतलब होता है कि वहाँ पे जितना भी रेवेन्यू आएगा वह कंपनी खुद इकट्ठा करेगी। इसके अलावा वह जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, हमारा मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब से एक फरमान भी इशू करवा लेती है। कौन सा फरमान, कि उस फरमान के अकॉर्डिंग उन्हें अब क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी भी नहीं देनी पड़ेगी। ट्रेड ड्यूटी जो होती है बच्चों, जब हमारा सामान एक देश से दूसरे देश में जाता है या फिर आता है, तो उसमें एक ट्रेड की टैक्स देना पड़ता है। तो अब उनको फरमान जारी कर देते हैं, तो उसकी जो टैक्स है वो भी अब उन्हें नहीं देना। तो इससे क्या होता है, लोकल रूलर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब क्या होता है, अब हम देखेंगे किस तरीके से जो ट्रेड है ये लड़ाई में कैसे कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब जब औरंगज़ेब की बाद में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है और बंगाल में नवाब जो है अपना शासन करना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें से जो पहला जो उनका नवाब होता है बंगाल का, वो होता है मर्शिद कुली खान। उसके बाद आता है अलवर्दी खान और उसके बाद आता है सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब को इन जो क्या बोलते हैं कंपनी के कंसेशन है, इनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। वह नहीं चाहते कंपनी को कोई भी कंसेशन मिले। इसके अलावा वह चाहते हैं कि कंपनी जो है टैक्स दे, ठीक है, और अपना जो फोर्टिफिकेशन है उसको बंद करे। ठीक है, तो वह ये चाहते हैं। लेकिन कंपनी जो है वह जितने भी ये जो लोकल ऑफिशियल है इनकी जो डिमांड है उसको नकार देती है, कहती है कि हम तो कुछ भी नहीं मानेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब वो कहती है कि उन्होंने ये डिसाइड करा होता है कि अगर हम अपना जो ट्रेड है वह तभी फ्लरिश कर सकते हैं जब हम इन जो है ये सारे अधिकार जो हैं हमें मिल जाए, हमें कंसेशन मिल जाए सारे के सारे, तभी हम अपना ट्रेड कर सकते हैं। अब क्या होता है कि अलवर्दी खान की डेथ हो जाती है 1756 में। उसके बाद आता है सिराजुद्दौला तीसरा नवाब होता है और यह बहुत एक अच्छा नवाब होता है। ये नहीं चाहता कि एक तरीके से इनको कोई भी राइट्स मिले कंपनी को, कंपनी जो है फोर्टिफिकेशन करे, ये बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ होता है।
ठीक है। और यह अब कंपनी तो चाहती है कि हमारे तो पपेट रूलर्स बने, पपेट रूलर्स जो उनके इशारों पे नाचें, जैसा वो कहे वैसा करे। लेकिन क्या होता है, यह जो सिराजुद्दौला होता है इनके बिल्कुल खिलाफ होता है। अब सिराजुद्दौला जैसे ही नवाब बनता है, ये क्या करता है, 30,000 सोल्जर्स की हेल्प से जो उनकी फैक्ट्री है उनमें हमला करता है, ठीक है, और उसको कैप्चर कर लेता है। इसके अलावा क्या करता है, जो उनकी शिप्स है उनको ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा क्या करता है, जो उनके किले होते हैं उन पे भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब ऐसा सुन के क्या होता है, जो मद्रास में उनके नवाब होते हैं, एक तरीके से रॉबर्ट क्लाइव, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं पूरा कंट्रोल करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो है आर्मी को सिराजुद्दौला के पीछे लगा देते हैं और इस तरीके से सिराजुद्दौला हार जाता है। मेन रीज़न क्या निकल के आता है सिराजुद्दौला की हार का, बच्चों ये जो लड़ाई होती है सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, यह प्लासी में होती है और उसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और इसी लड़ाई को बोला जाता है बैटल ऑफ प्लासी। ओके, मेन रीज़न क्या होता है सिराजुद्दौला की हार का, मीर जाफ़र जो कि सिराजुद्दौला का कमांडर होता है, लेकिन यह विश्वासघात करता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफ़र को लालच देती है कि अगर वह उनका साथ देगा तो वह उसे क्या बना देंगे, नवाब बना देंगे। अब ऐसा ही होता है, सिराजुद्दौला के हारने के बाद मीर जाफ़र जो है वो नवाब बन जाता है। अब जब सिराजुद्दौला, अब सिराजुद्दौला जो है वह क्या होता है, सिराजुद्दौला की तो अब डेथ हो जाती है। अब कौन आता है, मीर कासिम जो है उसकी जगह पे बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अब कंपनी अपने जितने भी उनको कंसेशन चाहिए वह मीर जाफ़र की हेल्प से करती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। उसके बाद मीर जाफ़र भी पपेट जो है नवाब बन के जो है परेशान हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, अब वह क्या करता है, इफ़ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट व्हेन मिस्टर जाफ़र प्रोटेस्ट, अब मीर जो जाफ़र है वो प्रोटेस्ट करता है। अब कंपनी उसे बाहर निकाल देती है और मीर कासिम को रख लेती है। उसके बाद मीर कासिम भी ऐसा ही करता है, तो वह लड़ाई करता है मीर कासिम बैटल ऑफ बक्सर लड़ता है 1764 में, जिसमें क्या होता है वह हार जाता है और दोबारा कंपनी मीर जाफ़र को रख लेती है। ठीक है, The Nawab had to pay ₹5 lakhs every month, but the company wanted more money to finance its war. अब नवाब जो है उसको 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं हर महीने, लेकिन कंपनी को तो और भी पैसा चाहिए होता है अपने लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, अपने ट्रेड को करने के लिए और अपने दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए, और उसको और भी ज़्यादा टेरिटरी चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा पैसा भी चाहिए होता है। अब मीर जाफ़र की डेथ हो जाती है 1765 में और जो कंपनी का अब मोड जो है वो चेंज होता है। अब कहते हैं कि हम क्यों दूसरे ये नवाबों को रखते रहें, हम क्या करेंगे कि क्यों ना हम खुद ही राज चलाएं। तो वह क्या करते हैं, अपने आप को दीवान घोषित कर देते हैं बंगाल का 1765 में। ध्यान रखना है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है और 1765 में वह कंपनी अपने आप को दीवान घोषित कर देती है। दीवान का मतलब होता है कि जितना भी रेवेन्यू होगा वह कंपनी खुद इकट्ठा करेगी, कहाँ से, बंगाल से पूरा रेवेन्यू। ठीक है, अब इस रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ब्रिटेन को, बहुत ज़्यादा। अब क्या होता है, पहले क्या होता था कि वह इंडिया में गोल्ड गोल्ड देती थी, पैसे देती थी और सामान जो है वो लेके जाती थी यूरोप में। लेकिन अब क्या हुआ, अब जितना भी रेवेन्यू आ रहा है वह उसी से ही सब कुछ कर रही है, अपना टेक्सटाइल खरीदना, कुछ भी खरीदना, मसाले खरीदना, सब कुछ वो कर रही है। अब अपना पैसा कुछ भी नहीं लगा रही, अपना गोल्ड कुछ भी नहीं लगा रही और पूरा पैसा इंडिया का जा रहा है, वहाँ से उसी रेवेन्यू से वो सब कुछ कर रही है। और ये काफ़ी मतलब कि ज़ीरो एक्सपेंडिचर उनका एक तरीके से कुछ है ही नहीं, फुल सेविंग है, पूरी की पूरी सेविंग ही है उनकी। मैंने क्या बोला, कंपनी जो है वो क्या बन जाती है, कंपनी के ऑफिसर अब नवाब बन जाते हैं। आगे देखते हैं। अब जब बैटल ऑफ प्लासी हमारी हो जाती है तो क्या होता है हमारा कि अब इसमें एक और चीज़ निकल के रहती है। अब बहुत एक अच्छा पैसा जो है कंपनी कमा रही है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ा था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे, ही हैड कम टू मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड। अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो है यह मद्रास में आए थे, इंग्लैंड 1743 में ही आए थे। ठीक है, वो 18 ईयर्स की एज में आए थे और जब वो 1767 में गए तो उनका इतनी कमाई थी, देखो इतना वर्थ था। तो आप देख सकते हो कितना पैसा उसने कमाया होगा। और बहुत सारे मतलब जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसमें बहुत सारा इल्ज़ाम लगाया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा खा रही है, करप्ट कर रही है। तो उसमें क्या हुआ था कि जो ये है
रॉबर्ट क्लाइव था, इसको भी एक तरीके से इल्ज़ाम लगा था करप्शन का, तो बाद में इसको मतलब कि हटा भी दिया था इसके इल्ज़ाम, बट इसने सुसाइड कर लिया था 1774 में। ठीक है। However, not all company officials succeeded in making money like Clive. Many died an early death in India due to disease and war, and it would not be the right to regard all of them as corrupt. लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे ही जितने भी कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो डिसऑनेस्ट थे या फिर करप्ट थे। जैसे ये रॉबर्ट क्लाइव था जिसने इतना पैसा खाया, ठीक है, बहुत सारों की डेथ हो गई बीमारी से, कुछ जो है मतलब लड़ाई में मारे गए, ठीक है, कुछ जो है बहुत एक अच्छे परिवार से, और वह इंडिया का मतलब बुरा नहीं चाहते थे, वह तो अपना काम कर रहे थे, ठीक है, और वह कहाँ चले गए, अपना ब्रिटेन में चले गए और अपनी कंफर्टेबल लाइफ जीने लग गए। ठीक है। दोज हु मैनेज टू रिटर्न इंडिया विद वेल्थ एंड लेट फ्लैशी लिव्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस दे वर कॉल्ड नवाब्स। मतलब ऐसे लोग, ठीक है, जो इंडिया में आए, अपनी पैसा बढ़ाया, अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जी, उनको बोला जाता था हमारा नवाब। यहाँ से पैसा कमा के ले गए, एक अच्छी कमाई करी, उनको बोला जाता था नवाब। ठीक है। और ये नवाब्स मतलब ये वर्ड्स जो है बेसिकली नवाब से ही बना है, इंडियन वर्जन है नवाब का नवाब। ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ये है हम जो है अपना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।